ओके, सो लास्ट सेशन में हमने कुछ टीएमएल ऑपरेशंस डिस्कस किए थे। बेसिकली फिल्टर डिस्कस किया था। तो एक बार हम क्विकली रिमाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लेट्स से मेरे पास एक ये टेबल हमने क्रिएट करी थी, ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में की थी अपन ने टेबल। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एसक्यूएल सर्वर में, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको डेटाबेस यूज करना है। आप लिख सकते हो यूज एंड डेटाबेस का नाम। लेट से मुझे ORG यूज करना है तो ORG का लिख दूंगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है तो ऑर्गेनाइजेशन लिख दूंगा। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो एंड आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सी अब ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो। आप जैसे ही रन करोगे, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ORG कर देता हूँ और फिर इसको रन करूंगा तो ये ORG हो जाए। ओके, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी इस केस में हम ऑर्गेनाइजेशन देख। तो अगर ये हमारे पास जो डेटा है वो टोटल जितने भी रिपोर्ट्स हैं टेबल में ये सारे आ गए। उसके बाद अगर हमको किसी कंडीशन पे फिल्टर करना है, कुछ सिलेक्टेड डेटा देखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर कंडीशन। वेयर लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। मुझे जिस भी कॉलम पे फिल्टर करना है, लेट्स से इसमें डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम था उस पे करना था, तो जो भी वैल्यू होगी फिर, मतलब जैसे 10, 20, 30, अगर उसमें वैल्यू होगी तो उसके करेस्पॉन्डेंस रिटर्न हो जाएगी। जैसे 3 रिकॉर्ड्स थे, 10 के करेस्पॉन्डेंट तो रिटर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेट से 21 डाल दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ कोई रो रिटर्न नहीं होगी। तो मेक श्योर कि जो भी वैल्यू है वो ही रिटर्न होगी, क्योंकि वैल्यू इंटरनली मैच होगी। एंड जो भी हम कॉलम डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसमें जो वैल्यू है उससे रिलेटेड ही हमको वैल्यू डालनी होगी। ओके, अगर एक के बाद हमको मल्टीपल कंडीशन देनी है तो हम अदर कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमको एंड एंड इस तरीके से लगानी पड़ेगी कंडीशन। तो लेट्स से एंड सैलरी एंड सैलरी ग्रेटर देन लेट्स से 1000। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है, सैलरी जो है तीनों में ही 1000 से ज्यादा है, तो ये तीनों रिपोर्ट्स दोबारा से आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगाना है स्पेसिफिक जॉब, जॉब पे लगाना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है आपने फर्स्ट में इक्वल टू लगा दिया तो सेकंड में भी इक्वल टू लगे। तो आपकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सेकंड में आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हो। उसके बाद आप जॉब में कुछ अलग भी लगा सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इक्वल टू लगाओ। आप जॉब में ऐसे भी लगा सकते हो, जॉब इन मैनेजर एंड किलर। तो अब इस केस में हम प्रेसिडेंट नहीं ले रहे, तो इस केस में हमारी टू वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, मैनेजर एंड किलर। तो हमारी फर्स्ट रो पे 3 वैल्यू रिटर्न हो रही थी। सेकंड में भी हमारी सैलरी जो ग्रेटर देन 1000 थी वो तीनों ही सैलरी को, तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो इधर भी 3 हुई रोज रिटर्न। बट थर्ड कंडीशन में हमारी, हम यहाँ पर मैनेजर एंड क्लर्क ले रहे हैं, तो इधर इसलिए हमारी 2 रोज रिटर्न हो। तो इस तरीके से आपको जब भी मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो आप एंड यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देखा था, जस्ट हमने ये डिस्कस कर लिया था। ओके, तो इन इक्वल टू एंड इसका बहुत यूज है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और ऑपरेटर जिसका नाम है लाइक। लाइक ऑपरेटर का क्या यूज होता है मैं बताता हूँ आपको। लाइक का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक डिफाइन कर रहे हो कि अगर उसमें ये इस तरह का कैरेक्टर हो, तो लेट मी शो यू विद एग्जांपल। तो जैसे मैंने लाइक में हमेशा आप क्या डालोगे, परसेंटेज परसेंटेज डालोगे। ओके, पहले मैं पूरा ये टेबल रन करता हूँ। एम्प्लॉय एम्प्लॉय में ये, अब मैं परसेंटेज में लेट से एस डालता हूँ, तो इसका मतलब हुआ ऐसे एम्प्लॉय नेम चाहिए जिसमें एस आ रहा हो।
कहीं पर भी ऐसा आ रहा हो, ओके, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा हो, चाहे मिड में आ रहा हो, चाहे एंड में आ रहा हो। लेट मी सी, स्मिथ, जोन्स, स्कॉट, एडम्स, जेम्स। तो इस तरीके से जब हम हमारी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि कोई हमको ऐसी फिल्टर लगाना है कि कोई वर्ड कंटेन कर रहा हो किसी कॉलम की वैल्यू में, तो उस केस में हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके। एंड इसका मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं हम। जैसे मैंने फर्स्ट परसेंटेज नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ लास्ट दिया है मैंने परसेंटेज, इनिशियली नहीं दिया, कि स्टार्टिंग में है ऐसा, ओके। अगर स्टार्टिंग में एस चाहिए तो मैं शुरू में परसेंटेज नहीं दूंगा। अब इसमें वो ही वैल्यू आएंगी जिसमें स्टार्टिंग में एस होगा, मिड और एंड वाली वैल्यू फिल्टर आउट होगी। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए एंड में ही हो केवल, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में परसेंट लगाऊंगा, सी, अब एंड में आ गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर का। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक ऑपरेटर होता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन होता है रेंज देने के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सैलरी कॉलम। लेट से मैं लेता हूं, बिटवीन ऑपरेटर लगाते कैसे हैं पहले हम वो समझते हैं। वेयर, किस कॉलम पे लगाना है, पहले उस कॉलम का नाम लिखेंगे। लेट से मुझे सेल कॉलम पे लगाना है। बिटवीन, इसकी रेंज देंगे, मुझे सैलरी चाहिए किसके बीच की, 800 टू एंड लेट से 2000। वेयर सेल, जो भी कॉलम है वो यूज करेंगे, उसके बाद बिटवीन, उसके बाद जो भी हमें रेंज पास करानी है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा रिटर्न होगा, सी। अब 800 से 2000 तक जितनी भी रोज थी वो रिटर्न होगी। तो टोटल 14 रोज थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, अब 8 रोज है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अब लेट से आप 1000 करोगे तो ये रोज और फिल्टर हो जाएंगी, सी। केवल दो ही ऐसी थी, ओके। तो ये आप दो तरीके से दे सकते हो ये रेंट। एक तो इस तरीके से दे सकते हो, दूसरा आप ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन का यूज करके देख सकते हो। तो हम मैं आपको दोनों ही रख करके बताता हूँ। उसमें क्या करोगे आप, वेयर सेल ग्रेटर देन 800 एंड, इसमें आपको दो बार लिखना पड़ेगा सेल, जो कॉलम का नाम है, लेस देन 1। अब इसमें क्या रिटर्न होगा, कोई गैस कर सकता हो तो बताओ, कि आप कितनी रो रिटर्न होंगी, आप चैट में लिख सकते हो। एनीवन कैन, हाँ, बिटवीन में कितनी रो, इसमें कितनी रो रिटर्न होंगी, इसमें ग्रेटर देन वाले में, 2। नहीं, 2 नहीं होंगी, इसमें रिटर्न होगी 1। क्यों होंगी, क्यों हुई 1, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन दी है जो सैलरी हो ग्रेटर देन 800, तो ग्रेटर देन 800 में 800 नहीं आएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा सैलरी ग्रेटर देन 799 हो, अब मेरा 800 आ जाएगा इसमें, तो अब दोनों रिटर्न होगा, सी। तो आप ये दोनों ही ऑपरेटर देख सकते हो, तो दोनों ही सेम चीज रिटर्न कर रहे हैं। तो हम बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं एंड सेल इसका ग्रेटर देन एंड लेस देन का भी कर सकते हैं। अगर हमको ऐसे चाहिए कि हम 800 लगे उसके बाद 800 ही आए, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे, तो सी, यार, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते, ओके।
अब सपोज मेरे पास इसमें कितने डिपार्टमेंट है, इतने हैं 10 20 30। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मुझे 10 और 20 का ही डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, 30 का नहीं देखना। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। मैंने बोला 10 और 20 का देखना है, तो मैं सिंपली ये लगा लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट नंबर इन 10 20, तो सिंपली 10 20 आ गया। ओके। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट, जैसे हम इन लिख रहे हैं ना, ऐसे हम नॉट इन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूँ लेट्स से डिपार्टमेंट नॉट इन, एक मिनट मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, डिपार्टमेंट नॉट इन। अब मुझे 10 और 20 का देखना था, तो मैं क्या यहाँ पे लगा सकता हूँ, नॉट इन 30। तो सी मेरे पास दोनों में सेम रिकॉर्ड्स आए। सो दे आर डिफरेंट वेज। उसके बाद मैं ये जो है नॉट इक्वल टू साइन है ना, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 30। तो इसका भी यही रिजल्ट आएगा। सो एसक्यूएल में एक क्वेरी को करने के देयर आर डिफरेंट वेज। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके। तो आपने वही चीज इन ऑपरेटर से की, वही नॉट इन से करी, वही नॉट इक्वल टू कर से कर ली। सिमिलर चीज आपने सैलरी बिटवीन से करी एंड सैलरी ग्रेटर देन एंड लेस देन से कर ली। ओके। सो दिस इज अबाउट दी these all ऑपरेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो पहले हम समझ लेते हैं एग्रीगेट फंक्शंस का हम यूज क्यों करते हैं। ओके। जैसे सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। हम इसे एक्सेल पे टाइप कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखोगे इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब एवरी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। ओके। अब मान के चलो कोई बिजनेस यूजर है, मैनेजर है, या कंपनी के बिजनेस यूजर्स हैं या सीईओ है, वो अगर डिफरेंट लेवल की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, अगर एग्रीगेटेड लेवल की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो एग्रीगेटेड क्या होता है, एग्रीगेटेड होता है बेसिकली ग्रुपिंग करके इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो। मतलब ये हुआ वो अगर ऐसा देखना चाहते हो लेट्स से कि टोटल उनके पास किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, टोटल किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी दे रहे हैं। मुझे इसे कॉलम के सहित कॉपी करने दो, कॉपी बिट एरर्स। ओके। तो अब लेट्स से ये देखना चाह रहे हो वो डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल सैलरी। तो अब क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम उसमें एग्रीगेटेड फंक्शन का यूज करते हैं। तो इंटरनली क्या होगा इसमें, जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे तो 10 डिपार्टमेंट इंटरनली यहाँ पर रो बाई रो चेक होगा। तो 10 डिपार्टमेंट जैसे ये मिल गया, तो 10 डिपार्टमेंट की कितनी 2450 सैलरी थी, फिर ये 5000 मिल गया, तो एक सैलरी ये थी, उसके बाद एक ये 1300। तो जितनी भी रो मिलेंगी सब रो का क्या होगा, सम अप होगा। एंड लेट से सपोज 9000 सम हुआ, तो वो 9000 यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 20 का भी जो भी टोटल सैलरी होगी लेट से 8000 हुई,
रो बाई रो चेक होगी सबकी, और फिर ग्रुपिंग हो जाएगी। जैसे 10 का होगा पहले ग्रुपिंग, फिर 20 का होगा, फिर 30 का होगा। तो देयर इज नो सीक्वेंस बेसिकली, लेकिन जो भी होगा, जैसे पहले 20 से स्टार्ट हुआ तो सारे 20 डिपार्टमेंट्स आएंगे, उनकी ग्रुपिंग होकर सम अप हो जाएगा। तो बेसिकली एग्रीगेटेड फंक्शन हम यूज करते हैं जब ग्रुप का डेटा चाहिए। और जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का वेबसाइट और एग्जांपल लो, जैसे फ्लिपकार्ट है या कोई अमेजोन है, अगर उसमें बिजनेस यूजर देखना चाहते हैं डिफरेंट लेवल पे इंफॉर्मेशन, लेट्स से टोटल सेल्स कितनी हुई, प्रोडक्ट बाइज सेल्स कितनी हुई, कस्टमर्स बाइज सेल्स कितनी हुई, तो उनको एग्रीगेटेड देखना होगा। तो एग्रीगेटेड डेटा को देखने के लिए हम एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शंस टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं सम का यूज होता है जो अभी हमने देखा जस्ट टोटल सैलरी। उसके बाद होता है काउंट, काउंट का यूज होता है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कितने, देखा नहीं था मतलब मैंने बोला था कि इस डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय। उसके बाद एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज सैलरी कितनी दे रहे हैं, एक एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉय का लें। उसके बाद मिनिमम, मतलब मिनिमम अगर लेट से मिनिमम सेल्स कितनी है या मिनिमम सैलरी कितनी है। सिमिलरली मैक्सिमम। तो ये 5 जो होते हैं वो एग्रीगेटेड फंक्शंस होते हैं, और एग्रीगेटेड फंक्शंस के साथ हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है, हम किस लेवल पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने इसमें देखा कि हम जो ग्रुपिंग है वो डिपार्टमेंट लेवल पे करना चाहते हैं, तो हमको एग्रीगेट फंक्शन के साथ, आप ये समझने की कोशिश करना, हमको एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुपिंग लिखनी पड़ती है कि किस लेवल पे हम ग्रुपिंग देखना चाहते हैं, तो उसी लेवल पे वो ग्रुपिंग करेगा। मान के चलो जी मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुपिंग करनी थी तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब मान के चलो कि जॉब लेवल पे ग्रुपिंग करनी है कि जॉब बाय सैलरी, तो फिर जॉब लेवल पे होगी कि क्लर्क की कितनी सैलरी है, जितने भी क्लर्क हैं यहाँ पे काउंट होंगे इंटरनली। ओके, जो आप कोड लिखोगे उससे, तो क्लर्क की जितनी सैलरी होगी टोटल, जितने भी क्लर्क हैं उनकी वो सैलरी आ जाएगी। सिमिलरली सेल्समैन, तो लाइक वाइज ऐसे ये इंटरनली 1 बाई 1 चेक होती है, जो भी आपकी ग्रुपिंग होती है उस बेसिस पे ग्रुपिंग करती है, और जो भी फिर एग्रीगेट फंक्शन होता है वो यूज होता है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स से हम डिपार्टमेंट नंबर पे करके देखते हैं पहले। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है कि आपका एग्रीगेट फंक्शन, बेसिकली आपका कॉलम नेम, लेट्स से आपका कोई कॉलम है, कॉलम 1, एक एग्जांपल, सिलेक्ट फ्रॉम लेट्स से एनी टेबल। ओके, उसके बाद आपका कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, लेट्स से सम है या मिन है या मैक्स। उसके बाद जो भी आपका कॉलम, लेट्स से कॉलम 2 है। ओके, उसके बाद आप ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप बाई एंड ग्रुप बाई कॉलम 1। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स। इसमें क्या हुआ कि आप किस बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हो। तो ग्रुपिंग जैसे हम अपने एग्जांपल में डिपार्टमेंट नंबर पे कर रहे थे, तो इसको हम डिपार्टमेंट नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो भी हम सिलेक्ट क्लोज में लिख रहे हैं वो हम ग्रुप बाई में यहाँ पे लिखेंगे, प्लस सम अप कर रहे हैं तो सम अप जिस कॉलम का कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम सैलरी का कर रहे हैं तो सैलरी लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो कॉलम होगा वो आएगा ग्रुप बाई में, वो नहीं आएगा जो एग्रीगेट के अंदर होगा, क्योंकि उसका तो एग्रीगेट ही हो रहा है। एग्रीगेट के साथ जो यूज कर रहे हैं वो ग्रुपिंग में आएगा। ओके, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं डिपार्टमेंट नंबर से, एंड इसको करते हैं सैलरी से। ओके, एंड इसको करते हैं टेबल है हमारी एम्प्लॉय। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बोला कि जो ग्रुपिंग होगी वो होगी जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम कॉलम यूज कर रहे हैं। तो ये मेक श्योर कर लेना कि हमेशा यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो हम रन करते हैं इसको, एंड उसके बाद मैंने आपको पहले सेशन में बताया था हम इसका एलियास दे सकते हैं। तो एलियास के लिए हम एएस लिखेंगे,
उसके बाद DPT बाई सेल। तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी मीनिंगफुल नेम हो सकता है। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। See, तो ये हो गया। अब आपको वेरीफाई करने के लिए हम एक ऊपर, लेट्स से सपोज मैं 10 डिपार्टमेंट फिल्टर कर लेता हूँ। टेन डिपार्टमेंट की अगर आप सम करोगे 5000, 2450, 1300, तो टोटल सम होगा 875। तो इस तरह से इंटरनल ग्रुपिंग हुई 1 by 1 डिपार्टमेंट की, एंड सम अप होके ये आ गया। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। अगर आप ग्रुप वाइज नहीं लगाओगे तो सी आपको ये एरर आएगी, डिपार्टमेंट नंबर इज इनवैलिड इन द लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेंट। ओके, अगर आपको टोटल सैलरी देखनी है, अगर कोई बिजनेस यूजर है वो ये देखना चाहता है कि टोटल कितनी सेल्स हुई या टोटल कितनी सैलरी वो प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, तो उसके लिए फिर आपको ये डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप सिंपली सिलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम EMP लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम एलियास दे रहे हैं टोटल सेल। अब आप इसको रन करोगे तो ये क्या आया, ये आया जो टोटल सैलरी थी। ओके, जो टोटल सैलरी थी पूरे डिपार्टमेंट की मिलके वो आई। तो या तो हम एग्रीगेटेड करते हैं वो किसी लेवल पे करते हैं, या फिर हम ओवरऑल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आप यहाँ से देख सकते हो ये सैलरी का जो सम अप है 29025, जो कि यहाँ पर शो हो। ओके, तो आप सम ऑफ सैलरी बेसिकली पूरे कॉलम्स, पूरी जितनी भी रोज है उसके बेसिस पे कर सकते हो, एंड स्पेसिफिक कैटेगरी पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप जो अदर्स थे, अदर एग्रीगेटेड फंक्शन थे, उसे भी आप इसी में यूज कर सकते हो। लेट्स से हमको मिनिमम सैलरी देखनी है कि मिनिमम सैलरी 10 डिपार्टमेंट में कौन सी है, 20 में कौन सी है। तो हमारे पास एग्जांपल ऊपर अभी हमारा 10 का है, तो हम मैच कर सकते हैं 10 से। ओके, मिनिमम सैलरी। तो आप कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे और एग्रीगेटेड फंक्शंस लिख सकते हो। ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी आप एक क्वेरी में एक लिखोगे, आप मल्टीपल लिख सकते हो। एंड इसको भी आप एलियास दे सकते हो एज मेंशन। सी, आप देख सकते हो 10 डिपार्टमेंट में जो मिनिमम सैलरी थी वो 1300, तो यहाँ पर आ गई, और रिमेनिंग जो 20 और 30 में थी वो आ गई। तो अगर मिनिमम सैलरी देखना है तो हम मिनिमम सैलरी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैक्स। अगर मैक्स सैलरी देखना है तो जस्ट हम फंक्शन को चेंज कर देंगे, मिन की जगह मैक्स कर देंगे, एंड यहाँ पे भी एलियास को चेंज करके मैक्स कर देते हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमने यहाँ पे ग्रुप, बेसिकली यहाँ पे एक कॉलम लिखा है जो एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ नहीं है, वही ग्रुपिंग में लिख रहे हैं, बाकी हम कोई अदर कॉलम ग्रुपिंग में नहीं लिख रहे। ओके, उसके बाद हम एग्रीगेटेड फंक्शन इसके साथ कितने भी एग्रीगेटेड फंक्शंस यूज कर सकते हैं, सम, मिन, मैक्स, मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ओके, सी, अब मैक्स सैलरी कितनी थी, मैक्स थी 10 डिपार्टमेंट में, सॉरी मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, चेंज कर देता हूँ मैक्स। मैक्स सैलरी थी 5000, तो 5000। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काउंट के बारे में। काउंट, अगर मुझे ये देखना है कि 10 डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉयज,
तो उसके लिए काउंट ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हैं एम्प्लॉय, ओके, एंड एस डी पी टी बाई ई एम, तो कुछ भी मीनिंगफुल नेम आप दे सकते हैं। तो आप देख रहे हो 10 डिपार्टमेंट में टोटल 3 एम्प्लॉय, तो 10 में 3 आएंगे और रिमेनिंग में जितने जितने होंगे वो आ जाएंगे सी। ओके, अब लास्ट बचा हमारा एवरेज, तो हम एवरेज का भी यूज करके देख लेते हैं। एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी जैसे कि हम देखते आ रहे हैं एवरेज कैसे काउंट होता है, मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, सिंपली जितनी भी रोज होंगी उन सबको ऐड अप करके प्लस डिवाइड बाई जितनी भी होंगी उनका डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें 10 में 3 है तो इन तीनों का ऐड हो जाएगा डिवाइड बाई 3, उससे हमारा एवरेज निकल जाएगा। अगर आप कुछ एलियास नहीं दोगे तो नो कॉलम नेम लिखा हुआ है। तो ये 5 जो होते हैं एग्रीगेटेड फंक्शंस होते हैं मैन एसक्यूएल में, जो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ओके, न्यू क्वेरी अगर आपको करना है तो न्यू क्वेरी पे क्लिक किया एंड उसके बाद लेट्स से अगर हमको जो एग्रीगेशन है वो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा या तो हम कॉल पर कर रहे हैं या एक कॉलम पे कर रहे हैं। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम एक ही कॉलम पे कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एग्रीगेशन ऐसा हो कि हमें मल्टीपल लेवल्स पे देखना हो तो मल्टीपल कॉलम पे करना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अभी तक हमने केवल ये 2 एग्जांपल देखे कि या तो हम होल टेबल पे करेंगे या हम एक कॉलम के साथ कर रहे हैं। अब सपोज करो कि एग्रीगेशन ऐसा करना हो, मुझे 2 कैटेगरी यूज करनी, 2 कैटेगरी का क्या मतलब होगा, 2 कॉलम यूज करने हो बेसिकली कि डिपार्टमेंट में, उसके बाद डिपार्टमेंट के बाद मुझे जॉब को भी यूज करना। मतलब लेट्स से 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में मेरे 3 एम्प्लॉय हैं, अब उनमें से 2 क्लर्क हैं, एक सेल्समैन है, तो उस लेवल पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि 10 में कौन सा डिपार्टमेंट है उसमें कितनी सैलरी हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कॉलम डालेंगे लेट्स से जॉब, और ये मेक श्योर कर लेना हमेशा कि जितने कॉलम आपके एग्रीगेट फंक्शन के अलावा यहाँ पर होंगे उतने ही कॉलम आपके नीचे ग्रुप बाई में आएंगे। अगर यहाँ पर 3 कॉलम होंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी एक हो, 2 हो, 3 हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अगर डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जिस जितनी बड़ी आपकी टेबल होगी, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उस हिसाब के आपके यहाँ पे ग्रुपिंग भी बढ़ जाएगी। जस्ट कि आपको आना चाहिए ग्रुप बाई का कंसेप्ट क्या है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अब आप 3 चीज समझे होंगे इसमें, ये विदाउट मतलब हम जो है विदाउट कॉलम के भी यूज कर सकते हैं। विदाउट कॉलम का क्या मतलब होगा, विदाउट कॉलम का मतलब होगा विदाउट एनी एग्रीगेटेड कॉलम, मतलब डायरेक्ट एग्रीगेटेड फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्रीगेटेड फंक्शन विदाउट कॉलम मीन्स विदाउट एनी लेबल। ठीक है, सेकंड क्या हुआ हमारा, सेकंड हुआ कि हम एक लेवल के साथ भी कर सकते हैं, वन लेवल। वन लेवल का क्या मतलब हुआ, वन लेवल का मतलब हुआ जैसे हम डिपार्टमेंट नंबर पे करते हैं। थर्ड हुआ हम 2 और मोर लेवल पे भी कर सकते हैं। अब मोर में आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितनी भी ग्रुपिंग हो सकती है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर हो गया, जॉब हो गए एंड अदर्स जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी है आपकी ग्रुप बाई। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके डिपार्टमेंट 10 का ही। ओके, सी, अब 10 में आप देखोगे जॉब में क्या था, मैनेजर था, प्रेसिडेंट था एंड क्लर्क था। अब यहाँ पे आप 10 में देखोगे
तो ये तीनों ही अलग अलग थे, तो जो ग्रुपिंग है वो आपकी अलग अलग ही रही। ओके, हम कोई दूसरा डिपार्टमेंट देखते हैं, लेट्स से 20 देखते हैं। अब 20 में आपने देखा, 20 में हमारा क्या था, किलर दो हैं, देखो, एंड एनालिस्ट भी दो है। ओके, तो हम 20 में समझने की कोशिश करते हैं। सी 20 में हम किलर देखते हैं, तो 20 में आप किलर देख रहे हो, तो किलर का क्या हुआ, 1900। अब यहाँ पे आप 20 में किलर देखो ऊपर, तो एक का है 800, एक का है 1100। अब ये दोनों सम अप हो गए। पहले तो डिपार्टमेंट आया 20, उसके बाद फिर ये दोनों जो जॉब थी, जो हमारी दूसरा लेवल था, उस पे ये सम अप हो गए। उसके बाद एक और एनालिस्ट, ये भी एंट्री रिपीट हो रही है, तो एनालिस्ट 3000 और 3000, टोटल 6000। तो आप यहाँ पे 20 में एनालिस्ट देखो, 20 एनालिस्ट 6000। तो इस तरीके से आपकी ग्रुपिंग होती जाती है। ओके, हम को अगर केवल 20 देखना है तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम एम्प्लॉय के बाद ग्रुप बाई से पहले ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 20 देख लेते हैं। 20 में टोटल कितने थे, 20 में थे टोटल 5, जो जॉब थी, जॉब की कैटेगरी थी, जॉब की कैटेगरी थी 5। 5 में से क्या हुआ, दो दो तो रिपीट हो रही थी, और एक जो थी मैनेजर वाली वो इंडिपेंडेंट थी। तो मैनेजर वाली की इंडिपेंडेंट की सैलरी आपको इंडिपेंडेंट दिख गई 2975। किलर की दोनों की ग्रुपिंग होगी 800 एंड 1100, 900 दिख गई। एनालिस्ट की दोनों की ग्रुपिंग होके आपको 3000 एंड 3000, 6000 शो। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पर और भी कोई कॉलम होता, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ई नेम ऐड करोगे तो आपकी ये पांचों एंट्री आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि नाम तो सबके अलग है। ओके, नाम अगर मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, अगेन जो भी वहां करूंगा वो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखना आपकी दोनों में 5-5 हुआ, क्योंकि नाम आ गया तो मतलब अभी क्या हो गया, सब वही जो एग्रीगेटेड था। तो एग्रीगेटेड जो सबसे ग्रेनुअल लेवल होता है उस पे होता है। ओके, आपके मतलब जो भी आप डेटा में, जो भी आप क्वेरी में लिख रहे हो, सबसे ग्रेनुअल लेवल होगा उस पे होगा। तो जो मेन सबसे लास्ट लेवल था वो था एम्प्लॉय नेम, तो उस पे हो गया। उससे पहले जॉब पे होगा। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ नेम नहीं लिखता तो ये एरर आ जाएगी, एम्प्लॉय डॉट नेम इज इनवैलिड इन द सिलेक्टेड। तो इसमें उस कॉलम का नाम आ जाता है, ये इनवैलिड है सिलेक्ट लिस्ट में। इसमें लिखा है ई नेम एम्प्लॉय नेम इनवैलिड है सिलेक्ट लिस्ट में। क्यों, क्योंकि ये कंटेन नहीं कर रहा एग्रीगेटेड फंक्शन। ओके, तो इसको जब क्वेरी बनाते हैं तब थोड़ा सा सिंपल लगता है, लेकिन इसको इंटरनली समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे ही आप मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करें, इंटरनली चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अलग अलग ग्रुपिंग लेवल पर डेटा कैसे हो रहा है, तो वो आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ही कर पाओगे। ओके, ओके गाइस, एनी क्वेश्चन सो फार, आप चैट में लिख सकते हो। नो, ओके, ओके गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे हैडिंग, ग्रुप बाई के बाद हैडिंग। तो अब आप इस तरीके, ये जो मैंने बताया था इसमें इंटरव्यू में भी कुछ कुछ घुमा के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेट से यही हो सकता है कि आप अगर ग्रुप बाई लगा रहे इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस बनेंगे। लेट से फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शंस कितने होते हैं, कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो सम एवरेज। उसके मिक्स मतलब जो भी 5 है, टोटल 5 होते हैं, वो आप उनका नाम बता सकते हो। उसके बाद एक ये हो सकता है कि आप जो भी कॉलम नेम लिख रहे हो एग्रीगेट फंक्शन के साथ वो ग्रुप बाय में है। ओके, तो इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे हैविंग। तो हैविंग जो होता है वो भी फिल्टर के लिए यूज होता है।
तो अभी तक हमने देखा था जो वेयर था वो भी फिल्टर के लिए यूज होता है, एंड हैविंग है वो भी फिल्टर के लिए यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब जो हैविंग होता है वो होता है कि हम जब वैल्यू एग्रीगेट हो जाए उसके बाद एग्रीगेटेड वैल्यू को फिल्टर करना हो तो उसके लिए हम हैविंग यूज करते हैं। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे मैंने ये क्वेरी रन करी सपोज। ओके, हम डेटा को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, या फिर मैं केवल इसी क्वेरी को रन करूँ। ओके, तो अब मैंने ये क्वेरी रन की, अब मेरे पास ये एग्रीगेटेड डेटा आ गया। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे वही सैलरी चाहिए वो 5000 से ज्यादा हो, मतलब मुझे वही डिपार्टमेंट की सैलरी चाहिए, या दूसरी भी जो कैटेगरी पे हो रहा है ग्रुप जो 5000 से ज्यादा हो। तो मैं यहाँ पर जाके ऐसे नहीं लिख सकता कि वे DPT बाई सेल ग्रेटर देन 5000। ओके, तो पहले तो मैं इसे DPT नहीं सम ऑफ सेल लिखूंगा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैं DPT क्यों नहीं लिख रहा, सम सेल क्यों लिख रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि सम ऑफ सेल ग्रेटर देन 5000। क्यों? क्योंकि जो हैविंग क्लोज होता है वो आपकी ग्रुप ऑफ रोज को फिल्टर करता है, वेयर नहीं करता। तो यहाँ पे मुझे हैविंग नहीं लिखना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा वेयर। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, मेरी जो सैलरी थी जो ग्रेटर देन 5000 थी वो अगर मैं यहाँ पे वेयर लिखूंगा तो नहीं आएगी। तो बेसिकली ये सिंटेक्स ही आप देख रहे हो, ये रेड लाइन आ गई, ये गलत हो गया मेरा सिंटेक्स। तो ये एक बहुत कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हैविंग भी फिल्टर करने के लिए होता है यूज, वेयर भी फिल्टर करने के लिए जो होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो वेयर होता है वो सिंगल रो या ईच रो को फिल्टर करने के लिए होता है, मतलब टेबल में जो डिफरेंट रोज है उनको फिल्टर करने के लिए। ओके, एंड जो हैविंग होता है वो आपके एग्रीगेटेड और आई से ग्रुप ऑफ रोज को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। तो हैविंग का यूज आप करते हो जब एग्रीगेटेड डेटा को भी फिल्टर करना हो, उस समय आप हैविंग का यूज करते हो। तो ये बहुत कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है, एंड रियल टाइम सिनेरियो में भी यूज होता है। तो जब भी आप कोई ग्रुपिंग हो जाए उसके बाद अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो कि आपको फिल्टर करना है डेटा को, तो आप हैविंग का यूज करोगे। ओके, तो इसमें भी आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो या मल्टीपल कॉलम डिफरेंट कॉलम्स यूज कर सकते हो। तो जो भी आपका एग्रीगेटेड डेटा का कॉलम नेम होगा यहाँ पे आप लिख के ऐसे यूज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप जिसमें हैविंग यूज कर रहे हो उसमें वेयर नहीं करोगे, आप उसमें वेयर भी कर सकते हो। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। तो हम दोनों ही देख लेते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको लिखा रहेंगे। ठीक है, एक में से हम वेयर रिमूव कर देते हैं। ओके, हम यहाँ 20 कर। अब इसमें मैंने हैविंग से पहले, सॉरी ग्रुप बाई से पहले वेयर यूज नहीं किया, और इसमें मैंने ग्रुप बाई से पहले वेयर यूज किया। ओके, अब मैं दोनों को रन कर, तो सी मेरा जो रिकॉर्ड है इसमें एक कम आया। क्यों आया? एक्चुअली इसमें इंटरनली हुआ क्या, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका वेयर फिल्टर होगा, वेयर फिल्टर होगा तो मतलब ये होगा कि जो आपकी ग्रुपिंग वगैरह होगी ना, सब वो 20 डिपार्टमेंट के लिए ही होगी। मैंने यहीं पे कंडीशन डाल दी, ग्रुपिंग होने से ही पहले डाल दिया कि जो डेटा ग्रुपिंग हो
वो 20 का ही हो और किसी डिपार्टमेंट का नहीं हो। इसलिए आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर जो रिजल्ट है वो 30 का भी आए। ओके, तो इस तरीके से आप, मतलब अगर मैं सपोज यहाँ से हैविंग को रिमूव कर दूं, ठीक है, यहाँ से भी हैविंग को रिमूव कर दूं, तो अब आप देखोगे इसमें जो मेरे पास रिकॉर्ड्स आएंगे वो 10, 20, 30 सबके आए। लेकिन जो इसमें रिकॉर्ड आएंगे, मैंने सम सैलरी दोनों में से कंडीशन हटा दी, वो केवल 20 के ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही फिल्टर कर दिया। सी, 10 और 30 नहीं आया, नहीं आया ना, सम सैलरी कंडीशन भी हटा दी। तो इस चीज को, क्वेरी को समझना इंपॉर्टेंट। कोई क्वेश्चन इसमें गाइस? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चैट पे लिख सकते हो, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम हैविंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वेयर कंडीशन यूज होती है इंटरनली। वेयर पे जो फिल्टर होके डेटा आता है उसके ऊपर ग्रुपिंग होती है, एंड उसके बाद देन हैविंग यूज होता है। उसके बाद अगर कुछ डेटा बचता है तो फिर हैविंग के थ्रू फिल्टर होता है। अदरवाइज आपने दोनों एग्जांपल देख ही लिया, बाकी आप प्रैक्टिस करके और लिख सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंस था वेयर एंड हैविंग में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? तो जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब हुआ एक रूल डिफाइन करना। तो एसक्यूएल सर्वर में जब हम टेबल बनाते हैं, या हम डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, उनमें डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो उसमें कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। तो उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं, मतलब दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। तो जब हम रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टेबल्स में यूज करते हैं। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं हम वो देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, प्राइमरी की। उसके बाद होता है हमारा फॉरेन की। उसके बाद होता है हमारा यूनिक, चेक एंड डिफॉल्ट। तो ये कंस्ट्रेंट होते हैं जो 1, 2, 3, ये 6 कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो जनरली हम डिफरेंट प्लेसेस पे फॉलो करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। नॉट नल का क्या मतलब है? नॉट नल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी कॉलम का डेटा टाइप नॉट नल डेटा टाइप के साथ अगर आपने कंस्टेंट नॉट नल डिफाइन कर दिया, तो उसमें जब आपकी वैल्यू इंसर्ट होगी तो वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अब नल का क्या मतलब होता है? नल का मतलब ये होता है कि वैल्यू ब्लैंक जा रही हो या कोई वैल्यू डाल नहीं रहे। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम एक टेबल क्रिएट करते हैं इसी डेटाबेस में। क्रिएट टेबल से एम्प्लॉय 1, एंड क्रिएट करने के लिए हम टेबल टेबल का नेम, आईडी एंड इंटीजर, एंड उसके बाद हम लेट से इसमें एक और कॉलम लेते हैं, नेम वेर केयर 50। अब यहाँ पे लेट से मैंने डिफाइन कर दिया इंटीजर नॉट नल। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया नॉट नल। ओके, अब मैंने इसे रन किया, उसके बाद ये मेरा डेट एक एम्प्लॉय टेबल बन गया। अब मुझे इसमें
वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू जब हम करते हैं तो टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद लेट से मैंने लिख दिया कॉलम का नाम, मुझे नेम में करनी है वैल्यू इंसर्ट। ओके, मैंने लिख दिया आदित्य, मुझे इंसर्ट करना है नेम। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने केवल नेम लिखा है, आईडी नहीं लिखी। ठीक है, अब सी ये आ गई एरर, इसमें ये क्या आ गया एरर में, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम आईडी। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया था नॉट। तो इस तरीके से अगर हम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देते हैं नॉट नल, तो एरर हमको हमको जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो इनिशियली इस चीज का हमारा जब डिस्कशन होता है कि किस कॉलम में कौन सी वैल्यू एक्सपेक्टेड है या किस में वैल्यू नल नहीं आनी चाहिए, तो उसी समय हम डिजाइन करते समय कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। अब मान के चलो हमारे पास कहीं से और से मतलब किसी अदर सोर्स से डेटा आ रहा है, तो उस सोर्स से जब डेटा आ रहा है अगर वो नॉट नल है या इस तरह की एरर है, तो वो ऑटोमेटिक जो भी स्क्रिप्ट होगी हमारी फेल हो जाएगी। तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा ये कंस्टेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमको नया डेटा सामने जो भी क्लाइंट होगा उससे प्रोवाइड हो जाए। तो कंस्ट्रेंट का डिस्कशन हमारा डेटाबेस डिजाइन के साथ ही हो जाता है। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज ही, और आपको डिटेल में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ या आपको याद है उसके लिए देखना है तो आप W3 स्कूल्स भी यूज कर सकते हो। उसमें जैसे ये लिखा है कंस्टेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई व्यू फॉर द डेटा इन ए टेबल। ओके, अब आप नोट नल पे क्लिक करोगे तो अब आपको ये नोट नल शो हो गया, नोट नल कंस्टेंट एंड नोट नल में सी, जैसे इन्होंने लिया है पर्सन आईडी नोट नल। ओके, नोट नल का अब ये डिफरेंट सिंटेक्स है, मतलब यहाँ पे आप किसी पे एसक्यूएल सर्वर नहीं है तो वो यहाँ पे ट्राई कर सकता है। तो नॉट नल लेना है तो आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, एंड एग्जांपल मैंने आपको समझाई दिया। उसके बाद सेकंड कंस्टेंट लेट से यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट का क्या मतलब है? यूनिक कंस्टेंट का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू जो है वो एक ही आएगी। एक ही आएगी का क्या मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे आपकी ये रो है, अगर मैंने यहाँ पे यूनिक डिफाइन करना है, ओके, तो आप सिंपली जैसे नॉट नल यूनिक ऐसे लिख सकते हो, नॉट नल के साथ यूनिक। उसके बाद लेट से मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। अब उसके बाद अगर मैं इस टेबल को इंसर्ट करता हूँ, दोबारा से क्रिएट करता हूँ सी, अब मैं मान के चलो यहाँ पे आईडी भी देता हूँ। आईडी मैंने दे दी 1 एंड आगे। ठीक है, तो मेरा ये डेटा हो गया 1। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से 1 देता हूँ तो यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब ये है कि जो आईडी, मतलब मैंने आईडी जो दी है वो एक आईडी एक ही बार दूंगा, दोबारा से दूंगा मैं तो एरर आ जाएगी। सी, वायलेशन ऑफ यूनिक की। तो यूनिक का ये मतलब हुआ कि वैल्यू यूनिक ही आएगी। अगर मान के चलो मैं इसमें ये यूनिक की नहीं देता तो ये 1 इंसर्ट हो जाता। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। तो हम अगर मान के चलो मैं इसमें यूनिक नहीं दे रहा हूँ, ओके, एंड मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, सी हो गई इंसर्ट। सेकंड टाइम करता हूँ, सी हो गई। कितनी भी बार करूंगा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें जो वैल्यू है वो यूनिक बेसिकली जो कंस्टेंट है वो डिफाइन नहीं कर। ओके, तो गाइस देयर आर, एज आई मेंशन, देयर आर मल्टीपल कंस्टेंट्स। तो हमने नॉट नल एंड यूनिक कंस्टेंट देखा। जो रिमेनिंग कंस्टेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड अदर देन दैट मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल फॉलो नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
infrastructure is built as one unit. एंड सेकंड रिक्वेस्ट ये है मेरी कि अगर The isolate services and becomes a group. अगर आपने बेसिकली आपके जो भी नेटवर्क में लोग हों, क्योंकि एक्चुअली आप लोग भी देख रहे हो ग्रुप में मल्टीपल लोग हैं, एंड फ्री ट्रेनिंग का ये प्रॉब्लम होता है कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं बट बैच ज्वाइन नहीं करते। तो अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुँचे वो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, प्लस आपके ग्रुप में कॉलेज में या जिस जो भी आपका नेटवर्क हो उसमें आप लिंक को शेयर कर देंगे। ओके, ओके गाइस देन थैंक यू एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।